नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। इस मामले में हम सबको पता है कि 5 आरोपी शुरुआत में पकड़े गए, 3 बाद में। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि कानूनन ये केस कहां स्टैंड होता है। पुलिस तो अपनी जांच करती है और ऐसे में अब ये भी पता चला है कि 2 आरोपी मैजिस्ट्रेट के सामने जो अपना बयान है उससे पलट गए हैं। तो इससे केस पर क्या इफेक्ट होगा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सीनियर एडवोकेट दरअसल हमारे साथ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आप मुझे ये बताइए कि 2 आरोपी, इसी से शुरुआत करता हूँ, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने में पलट गए। उनका कहना था, जी हम तो सोनम के कहने पर वहाँ पहुँच गए थे और हमें तो उसकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। मारने वाला विशाल चौहान है, जिसने उसको मारा और खाई से नीचे फेंक दिया राजा। तो इसका केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर है। बिल्कुल, जितना इस केस के बारे में मीडिया से पता चला है, अभी चार्जशीट फाइल हुई नहीं है, तो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी तब तक ये कहना उचित नहीं है कि क्या एविडेंस हमारे फेवर में है और कौन से एविडेंस ठीक है। अगेंस्ट में है। ठीक है। बट जो मीडिया में जैसा न्यूज़ चल रहा है और जो मीडिया के हिसाब से जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो ये 2 अक्यूज़ का मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाना मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये है कि मान भी लीजिए कि इन 2 अक्यूज़ ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन लोगों ने राजा का मर्डर किया, तभी भी ये कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि कानून के हिसाब से पहले सीआरपीसी में भी और अब बीएनएसएस में भी, दोनों ही कानून में, अब बीएनएसएस लागू है तो बीएनएसएस की बात करेंगे, उसके हिसाब से भी कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने दिया है और वो कन्फेशनल नेचर का है, जिसमें अक्यूज अपना खुद का गिल्ट एडमिट करता है, वो एडमिसिबल नहीं है। कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल होगा? जो मजिस्ट्रेट के सामने, जो कोर्ट के सामने जो कन्फेस करता है, वो एडमिसिबल होता है। अब यहाँ पर जो आपने 2 अक्यूज की बात की है, उन्होंने पुलिस के सामने जरूर कहा होगा कि मैंने इस आदमी का मर्डर किया। ठीक है। लेकिन बट नेचुरली हर केस में अमूमन यही होता है, जब कोर्ट के सामने जाते हैं वो मुकर जाते हैं। इस केस में मुकर गए हैं, तो इससे केस पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये केस पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है, आई विटनेस इस केस में नहीं है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितना मीडिया में जो हमको समझने में मिलता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अक्यूज कन्विक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका बेस क्या है? आपको कैसे लगता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज पर लॉ, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये 5 पॉइंट हो जाएं तो मोर देन एनफ? देखिए, क्रिमिनल ट्रायल के कुछ 4-5 मेजर स्टेज होते हैं। पहला है कन्विक्शन के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। पहला है मोटिव, राइट, कि उस आदमी ने क्राइम क्यों किया। इस केस में राजा का मर्डर करने के पीछे उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, पहला सवाल। दूसरा, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसकी लाश मिल जाए और उसका आइडेंटिफिकेशन इस्टाब्लिश हो जाए कि ये उसी की लाश थी। तीसरा, प्रिपरेशन कैसे की गई थी, किस तरह से उस कॉन्स्पिरेसी को या उस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया, उससे रिलेटेड पुलिस किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करती है। और ये सारे एविडेंस, आई विटनेस को छोड़ के सारे एविडेंस सर्कमस्टांशियल ही होंगे। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के साथ कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब इन 4 पॉइंट पे हम देखते हैं। मोटिव यहाँ मुझे थोड़ा सा लिंक मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है इस वक्त। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक पुलिस ये नहीं प्रूव कर पाई है कि राजा का मर्डर किस मोटिव के साथ किया गया, ये अभी मिसिंग लिंक है। इसके अलावा सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जो आप कह रहे हैं कि प्रूव नहीं कर पाई है, पुलिस का कहना है कि राज और सोनम के बीच अफेयर था। सोनम बेहद प्यार करती थी उससे। सोनम का जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत अच्छी थी। अब वो एक नौकर से प्यार कर रही है, ये बात उसके परिवार को नापसंद हो सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि भाई मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे परिवार वाले राजा से करवा रहे हैं, तो अगर इसको मार देते हैं तो आने वाले वक्त में मैं बोल सकती हूँ शादी मैं आपसे कर सकती हूँ, प्लस मेरा प्रॉपर्टी में भी हक हो जाएगा, क्योंकि बीइंग अ वाइफ ऑफ राजा। तो ये मोटिव आ रहा है कि दोनों मिल गए और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और उसमें 3 और लोगों को इसमें शामिल कर लिया। ये हो सकता है, ये एक मोटिव हो सकता है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इस केस में बिना मोटिव के ये केस वीक हो सकता है, ये एक सवाल आ सकता है। देखिए,
हर केस में मोटिव प्रूव हो जाए ये जरूरी नहीं है, नहीं तो इसमें आपको क्यों लग रहा है कि मोटिव प्रूव नहीं हुआ? क्योंकि जितना मीडिया रिपोर्ट्स में है अभी तक, कभी कुछ कह रहे हैं कोई तांत्रिक विद्याओं का कोई समझ में आ रहा है, कभी वो जो साथ में जो को अक्यूज हैं जो सो कॉल्ड प्रेमी ऑफ सोनम, राज, क्या वो कह रहा है कि मेरा इसके बीच कभी कोई प्रेम संबंध नहीं रहे, हमारे बीच में कोई लव अफेयर नहीं रहा। एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ने में समझ में आया कि इवन वो हाथ जोड़ के पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझ पे जो चार्ज लगाना लगा दीजिए, लेकिन मैं इसको दीदी बोलता था, ये मेरे लिए दीदी ही है। तो इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, तो ये सब समझ में आता है कि हो सकता है उनके बीच में कोई लव अफेयर इस तरह का कोई इशू ना मैंने मान ली दीदी मानते थे, आप दीदी से इतनी बात करेंगे, 200 से ज़्यादा कॉल एक महीने के अंदर? एग्जैक्टली, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया। देखिए, मैं अभी मोटिव पे भी आ जाता हूँ। सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि एसआईटी मोटिव नहीं प्रूव कर पाई, तो क्या मोटिव प्रूव नहीं करना इस केस में फैटल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक बड़ा सवाल है। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट पास किया था। उसमें ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस कोटेश्वर सिंह का जजमेंट है 30 मई रिसेंटली, जिसमें यह कहा गया था कि हर केस में मोटिव प्रूव हो जाए ये जरूरी नहीं है। बिना मोटिव के भी अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उतने स्ट्रांग हो तो बिना मोटिव के भी केस में कन्विक्शन किया जा सकता है। तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये अभी रिसेंटली की बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि जब मोटिव की जब बात आएगी, हो सकता है ये केस मोटिव पे वीक नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर मोटिव पुलिस प्रूव नहीं कर पाएगी तभी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस केस में मेरी नज़र में इतने स्ट्रांग है कि कन्विक्शन होने के चांसेस इस केस में ज़्यादा है। अब आप बताइए स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, क्या क्या ऐसे आपको लगता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो आपको लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग? जी देखिए, प्रिपरेशन देखिए, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे सपोर्ट करती है, ये 11 मई के आसपास इनकी शादी हुई थी और 22 मई के आसपास, शायद 22 या 23 मई को ये मर्डर हो गया था, 23 को हो गया था। और ये इंदौर से ये दोनों निकले थे अराउंड 20 तारीख के आसपास। तो 11 और 20 के बीच में 10 दिन में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये लड़की सिर्फ एक दिन ही राजा के घर रही थी, बाकी के दिनों में ये अपने घर ही अपने पीर में रही थी। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी समझ में आया, जैसा अभी आपने भी इंडिकेट किया, कि ये 200-300 बार कॉल हुए हैं, मार्च अप्रैल में भी हुए हैं, राइट, शादी के समय पहले भी। और 10 दिन के अंदर जब वो हार्डली एक दिन उसने राजा के साथ बिताया हो, उसके बेसिस पे इतना हेटेड, इतनी नफरत किसी इंसान के बारे में नहीं हो सकती जब आपने उसके साथ 7 फेरे लिए हो। ठीक है, इसका साफ मकसद ये है कि मुझे इसे शादी करनी है और उसको बाद में इसको रास्ते से हटा देना है। उसके लिए उसने प्रिपरेशन की। लेकिन आप अभी तो कह रहे हैं कि कोई इतना हेट नहीं कर सकता, तो फिर प्रिपरेशन कैसे कर लेगा उसके खिलाफ? ये प्री प्लान्ड है कि शादी तो करनी है, मुझे नफरत नहीं है उससे, मुझे उससे रास्ते से हटाना है और अपना कोई दूसरी लाइफ जीना है, नफरत के रास्ते से हटाना, बिना नफरत के रास्ते से हटाना है। आपने उसे शादी की है क्योंकि कोई प्रेशर रहा होगा, मुझे शादी करनी थी, 7 फेरे लेने थे, मांग में सिंदूर भरना था, अपना जो परिवार का जो भी प्रेशर रहा होगा उसको डिजोल्व करना है, उसके बाद इसको हटाएंगे और अपनी लाइफ जिएंगे। हो सकता है। तो उसके लिए उसने प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में उन्होंने टिकट करवाए, हवाई टिकट कराए, रेल, राइट, वापसी का टिकट नहीं था, जाने का टिकट है, आने का नहीं है। इसका मतलब आपको पहले से पता है कि मैं जाऊंगी, इसको मारूंगी, लेकिन कब आऊंगी मुझे पता नहीं, मुझे तो वापस तो बाई एयर तो आना नहीं है, बाई रोड आना है, और बाई रोड भी छुपते छुपाते आना है, बुर्का पहन के आना है, आइडेंटिटी छुपाते हुए आना है। तो उसने वापस रिटर्न टिकट नहीं कराया। जब ये गई, उसके बाद इसके पीछे ये 3 लोग भी गए, उनके ट्रेन में चढ़ते हुए के सीसीटीवी फुटेज है, उनके ट्रेन टिकट्स भी हैं। साथ ही साथ जहां वो रुकते थे उसे विदिन 100 मीटर या 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी वो लोग भी रुकते थे। वो औरत अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जाती थी, किस जगह रुकेगी, किस जगह वो जाके स्टे करेगी, कहाँ खाना खाएगी, कहाँ चाय पिएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे या फ़ोन के थ्रू उन 3 लोगों को पास ऑन होता था। एक रिपोर्ट से मैंने ये भी समझ में आया था कि ये इन राजा का मर्डर किसी गुवाहाटी के आसपास किसी जगह करना चाहते थे, जहाँ कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद ही कुछ वो करना चाहते थे, लेकिन वहाँ शायद कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मौका मिला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फिर दूसरा रास्ता जो चुना वो
मेघालय का चुना, शिलोंग का चुना। अब शिलोंग में जिस रास्ते पे वो लेके गई वहाँ पर लोग कम जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, राइट। इन लोगों को भी जानबूझ के वहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद जब वो चढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक वीडियो आया था कि ये 3 लोग भी चढ़ रहे हैं, राइट। उसमें से एक आई विटनेस ये भी कह रहा है कि सोनम पीछे थी, राजा आगे था और राजा के साथ ये 2 लोग बात कर रहे थे। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये शो करते हैं कि एक प्री प्लान मीटिंग के साथ, एक सुनियोजित साजिश के साथ इस राजा का मर्डर किया गया। अब जो मर्डर वेपन है वो भी रिकवर हुआ है। जो मर्डर वेपन, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। वो तो खुद आरोपी ये कह रहे हैं दोनों कि हम तो गए थे लेकिन हमने तो सोनम की रक्षा के लिए भेजा गया था, तो हम तो शामिल नहीं थे, एक शख्स शामिल था। पहले तो ये कैसे प्रूव होगा कि वो शामिल था, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है इस कंडीशन में। दूसरा, क्या मर्डर वेपन से फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं इतने दिनों बाद? जी, मैं आपके 3 सवाल हैं, मैं 1 टू 1 लेता हूँ। पहला कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सोनम की रक्षा करने के लिए गए थे। सवाल ये उठता है कि रक्षा किससे करने गए थे? वो तो अपने हस्बैंड के साथ थी। हनीमून में हस्बैंड के साथ अकेले ही जाया जाता है, साथ में बॉडीगार्ड लेके नहीं जाते हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा थ्रेट हो। और अगर थ्रेट था तो पुलिस में कंप्लेंट करते। और आप अगर सोनम को थ्रेट था तो अच्छे होटल में रुकती, अच्छी जगह रुकती। वो तो छोटे से किसी होम गेस्ट हाउस में या होम स्टे में रुक रहे थे। अगर थ्रेट था तो ऐसी अनजान जगह पे, सुनसान जगह पे जाने की कहाँ जरूरत थी? तो ये तो एक थ्योरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता था, एकदम उसने मार दी। अगर वो ये कहता है, अगर ये 2 एक्यूज ये कहते हैं कि हम डर के बाद में इसलिए हमने बताया। अगर उन्होंने नहीं बताया तो जब सोनम चली गई, वहाँ से सोनम गई, 7-8 दिन इंदौर में आके रुकी, तो पुलिस को बोल देती, पुलिस को इन्फॉर्म करती है। ये बात मैं प्रवेश से डिस्कस कर रहा था, तो प्रवेश कह रहे थे कि वो डर गई, वो इसलिए नहीं बताया इतने दिनों तक। अगर वो डर, दोनों आरोपी इसलिए नहीं बता रहे थे। इसका भी काउंटर ये है कि अगर डर भी गई थी तो जब वो इंदौर से जब गाजीपुर गई, नहीं, दोनों आरोपी की बात कर रहा हूँ, वो डर गए थे दोनों आरोपी, इसलिए उन्होंने तो सोनम बोल सकती थी। सोनम तो सोनम और इसकी साजिश थी विशाल की। ये दोनों शामिल नहीं थे। तो ये एक प्री प्लान कह सकते हो कि इनके मन का एक आफ्टर थॉट, एक थ्योरी जो बनाता है आदमी, आफ्टर थॉट जो स्टोरी बनाता है अपना आप को बचाव करने के लिए, वही है। इसमें कोई दम नजर नहीं आता, इसको प्रूव करना आसान नहीं होगा। नहीं, क्या ये वाली बात उनकी लॉजिकली कोर्ट मान सकती है कि भाई आप डर गए थे दोनों और सोनम और विशाल शामिल थे, हम तो वहाँ थे मौके पर? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका एक्शन, मर्डर के बाद के उसके एक्शन उसकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। वो एक मेजर लोग थे, पढ़े लिखे भी होंगे शायद, और पढ़े लिखे नहीं भी थे तभी भी इतनी समझ तो उनको थी कि जब वो इंदौर से शिलोंग आ सकते हैं, उसके आसपास घूम सकते हैं, उसको मर्डर करने के बाद उसको झाड़ियों से नीचे फेंक सकते हैं, ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंक सकते हैं, और वो डर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर डर गए तो नीचे किसने फेंका? और डर गए तो स्कूटी, उसी सोनम को स्कूटी से पीछे बिठा के क्यों आए? अगर वो डर गए तो डरने का भी कोई रीज़न तो होगा, टू द एक्सटेंट 1 दिन तक आप डरे रह सकते हो, 2 दिन तक डरे रह सकते हो, 3 दिन तक डरे रह सकते हो, 4 दिन तक रह सकते हो। जब तक आप अरेस्ट नहीं हुए तब तक तो आप डरे हुए ही नहीं थे। अरेस्ट होने के बाद आप डर का नाटक कर रहे हो। उसमें से एक दो अक्यूज तो वो भी थे शायद, जो सोनम के परिवार को और राजा के परिवार को सांत्वना देने भी गए थे। राज था, वो एक ही था ऐसा, मुझे सारे जैसा मीडिया में जितना समझ में आता है। तो ये वाली थ्योरी मुझे लगता नहीं कि काम करेगी, ये मेरा मानना है। आपका दूसरा सवाल था रिगार्डिंग फोरेंसिक वाला, कि एक ड्यूरेशन के बाद अगर मर्डर वेपन मिलता है और उस पर जो ब्लड मिलता है, उससे ये आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि ये ब्लड उसी इंसान का है। बिल्कुल किया जा सकता है, ड्यूरेशन उतना मैटर नहीं करता। तो ये भी मैटर किया जा सकता है, ये भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि मेरे हाथ में वेपन था और मैं मतलब मेरे फिंगरप्रिंट आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अनटिल अनलेस उस फिंगरप्रिंट्स को उन्होंने वाइप आउट किया हो या बहुत हैवीली बारिश हो गई हो तो बात अलग है, अदरवाइज फिंगरप्रिंट आ जाएगी। अच्छा, तो फिर तो आपके हिसाब से सर्कमस्टांशियल प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस बहुत क्रूशल भूमिका निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे इसमें। इसके बाद आरोपियों का कॉन्डक्ट इस तरह का था कि वो भाग गए और वो अलग अलग मोड से अपने अपने डेस्टिनेशन पर आए, बाद में अरेस्ट हो गए। सोनम, राज को पुलिस कह रही थी मास्टरमाइंड है, कि भाई इसका मोटिव ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसको ये दिख रहा था कि सोनम से शादी हो जाएगी तो शायद मुझे पूरी दौलत मिलेगी। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि
इसका मोटिव नफरत करना नहीं हो सकता इतनी जल्दी, तो माइट भी राज के बहकावे में वो आ गई हो। तो क्या अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, पुलिस की अगर चार्जशीट में थ्योरी आती है, तो क्या सोनम को इसका कुछ हल्का फुल्का लाभ दिख रहा है कि राज मास्टरमाइंड? नहीं, दोनों सेक्शन 34 क्लियरली ये इस्टेब्लिश करता है कॉमन इंटेंशन। एक आदमी ने मर्डर एग्जीक्यूट किया पर दूसरे की भागीदारी वहाँ पर है, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जिसने एक्चुअल में मर्डर किया। तो इस केस में हथियार किसी एक आदमी ने चलाया, लेकिन उस हथियार चलाने के पीछे की जो पूरी साजिश में जो इंसान इन्वॉल्व थे, उसके अगेंस्ट भी मर्डर के चार्जेस चलेंगे। एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि एक रूम है, उसमें एक आदमी का मर्डर किया जा रहा है और दरवाजे पे बैठ एक आदमी खड़ा है, ये ध्यान रखने के लिए कि कोई आदमी आए नहीं, जिससे कि वो आदमी मर्डर जो कर रहा है वो पीसफुली उस आदमी का मर्डर कर पाए बिना कोई किसी झिझक के। तो जो आदमी दरवाजे पे खड़ा रखवाली कर रहा है, नज़र रख रहा है कोई आ ना जाए, वो भी उतना ही शामिल है जिसने एक्चुअल में किसी का मर्डर किया। आपसे लास्ट सवाल पूछता हूँ, इन मामले में 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। उन पर यह आरोप है कि वो इंदौर पहुंचती है, एक फ्लैट में रुकती है, फ्लैट के जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको गिरफ्तार करते हैं, ब्रोकर को और एक गार्ड को। वो कहते हैं एक बैग लेकर आई थी, जिस बैग में पिस्टल थी और कुछ कैश था, लैपटॉप था, ज्वेलरी थी। सवाल ये उठता, पिस्टल क्यों लेकर आई? ये अगर उसने पिस्टल अपने पास रखी है तो हो सकता है, टू माय माइंड, मैं इमेजिनेशन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर उसने पिस्टल रखी है तो ये थ्योरी ये भी इस्टेब्लिश की जा सकती है कि शायद वो पिस्टल से उसको मारने के इरादे से गई होगी। प्लान बी कि अगर नहीं मारा उसने, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हो सकता है उसका प्लान ए सक्सेसफुल हो गया होगा, इसलिए प्लान बी पिस्टल चलाने इन के तीनों आरोपियों का कितना बड़ा रोल है? ये क्या ये भी मर्डर के अंदर बुक होंगे? इनको भी उतनी सजा मिलेगी जो 3 आरोपी जिनके पास से बैग, आरोप यह है कि उन्होंने बैग को मतलब सबूतों से छेड़छाड़ की, उन्होंने छिपा दिया बैग, जला दिया बैग, कैश ज्वेलरी इधर उधर रख दिया, बाद में रिकवरी हो गई। इन तीनों को इसलिए बुक किया गया है, जो लास्ट के 3 एक्यूज्ड है, यानी नंबर 6, 7 और 8। क्या ये भी मर्डर में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे या इनका जो धारा है वो अलग होगी और इनकी सजा अलग होगी? इसका आंसर कॉन्क्रीट देना भी आसान नहीं है, बिकॉज चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस भी डिपेंड करेगा। अगर चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस इस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये बाकी के 3 एक्यूज भी शामिल थे, तब तो मर्डर चार्जेस में उनको भी शामिल किया जाएगा। और अगर लगेगा कि कॉन्स्पिरेसी में ये इन्वॉल्व है और अगर ये मर्डर होने के बाद सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं कि या कोई लालच होगा या मर्डर के बाद वो लड़की वहाँ रुकी थी और रुकने के बाद ये सारी स्टोरी फ्लैश हो गई, सबको पता चल गया, तो उसने वो सोचा होगा कि मेरे फ्लैट में रही है, इसके बैग यहाँ रखा हुआ है, पिस्टल भी रखा हुआ है, हम सब फंस जाएंगे, इससे अच्छा सब डिस्ट्रॉय कर दो। अगर वो केस है तो मर्डर चार्जेस में वो नहीं शामिल होंगे। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में, एविडेंस एक बात छेड़छाड़ में जरूर वो बुक। एक बात तो सच है ना कि वो ये थोड़ी कहेंगे मर्डर में शामिल, वो तो ये कहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, लगा। इसलिए मैंने कहा चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने का। आपने डिटेल में सुना किस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर किया ध्रुव जी ने, जिन्होंने बताया कि कैसे ये पूरा जो केस है वो आगे चलेगा, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या क्या एविडेंस है। और मुझे लगता है इससे सटीक आंसर शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत अच्छी ये वीडियो बनी है, जो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप लोगों के कमेंट्स चाहता हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, बताइएगा। धन्यवाद।